हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर। चलिए आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर। क्लास एट्थ का है, ये भी क्लास एट्थ है। ठीक है, क्लास एट्थ है, एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट है ये, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे हम, क्लास एट्थ। चलिए, चैप्टर का नाम जो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में बता दूं, इसको बोलते हैं भारतीय संविधान। बहुत बढ़िया बेहतरीन चीज़ है ये। ठीक है, आज का चैप्टर इतना आपके लिए बेनिफिट होगा कि आप किसी को भी क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। एक बार यहाँ से वीडियो देख के चले गए तो ठीक है, मैं मतलब आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि भैया कहाँ पे कैसे छोटी छोटी चीज़ों में पढ़ लेना है और कैसे तुरंत याद हो जाएगा। मतलब एक से दो बार आप मेरी वीडियो को देखोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चैप्टर का नाम क्या है? भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारा जो संविधान बन रहा था ना, तो उस समय लगभग 300 लोग बैठे हुए थे हमारी संविधान असेंबली में। कितने लोग बैठे थे? 300 लोगों का ग्रुप था। ठीक है, क्लियर। इन 300 में ना हमारे बहुत सारे जो मेंबर्स थे वो कुछ हेड बनाए गए थे, कुछ किसको ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर बनाए, चेयरमैन बनाया गया था। उसमें कुछ मेंबर थे, जैसे कि एक ड्राफ्ट कमेटी है तो उसमें 6 मेंबर्स थे, पहले 7 थे, फिर बाद में 6 हो गए थे। यही सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन तो थोड़ा सा हम पहले पढ़ते हैं कि हम बोल रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या ज़रूरत है हमें पढ़े के, क्या मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। चलिए, तो क्या है पॉइंट, क्या है? वाई डज a country need constitution। ठीक है, ये हेडलाइन है। इसका मतलब होता है कि इसका मतलब ये होता है कि हमें भैया, मतलब कोई भी कंट्री है, ठीक है, कोई भी कंट्री है तो उसको संविधान की जरूरत क्यों है। ठीक है, क्यों भैया उसको संविधान की जरूरत क्यों है, क्या करेगा वो संविधान को रोक के। ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं कि जो संविधान है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक्स कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब जितने भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो क्या पसंद करते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो कैसा हो, संविधान से बिल्कुल परिपूर्ण हो, मतलब हमारे कंट्री में संविधान हो। ठीक है, लेकिन इसके कुछ ना मैटर्स आते हैं कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो संविधान को पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कंट्री हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट वो डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, समझ में इसका मतलब क्या बोलता हूँ मैं, कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है सब कॉन्स्टिट्यूशन को पसंद करते हैं, लेकिन लगभग कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, बट हमारा इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारे इंडिया के पास। ठीक है, तो यही जो डेमोक्रेटिक कंट्री जो बोलते हैं वो हमारा इंडिया है, और हमारे इंडिया जैसे ही लोग क्या करते हैं, संविधान को पसंद करते हैं। ठीक है, संविधान संविधान किसी भी कंट्री की जरूरत क्यों होती है? संविधान होती है ताकि वहाँ के लोग क्या हो सके, फ्रीली मूव कर सके, वहाँ के रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, जिसके कारण से क्या हो, कोई भी बंदा क्या हो, मतलब किसी को परेशान ना करे। डोमिनेंस पीपल नेवर abolish any rights by the sorry dominance people never abolish the rights to the पुअर पीपल। ठीक है, मतलब गरीब लोगों के जो है उनके अधिकार को ना छीनने की कोशिश कर रहे कौन? जो डोमिनेंस पीपल होते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए क्या होता है, संविधान की जरूरत होती है। समझ में आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन इसकी भी जरूरत है। जैसे हम लोग पहले बोलते हैं, का पहले क्या, अभी भी हमारे घर में बोलते हैं, अगर हम कुछ गलत कर दें तो बोलते हैं यार जानवर की तरह क्यों कर रहा है। तो मेनली हम जानवर ही थे, ठीक है, शुरू में। और जानवर को अगर सही से डिसिप्लिन से रखना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। मतलब एक उड़ती है, कह सकते हो कि वो एक उड़दंग टाइप के जो लोग हैं उनको अगर आप कंट्रोल में रखना चाहते हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी देश को क्या करने के लिए, रन करने के लिए, किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आता। इसी पे दूसरा क्वेश्चन होता है कि चलो कंट्री को तो संविधान मिल गया, लेकिन किसी, अब हम लोग हैं, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग को भाई संविधान क्यों चाहिए? हम जो लोग हैं, हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? आई विल नीड कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, हमें संविधान क्यों चाहिए? तो कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, मैंने फिर वही बता दूं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, यहाँ पे क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन तो होना चाहिए, लेकिन मैंने इसमें ये भी बनाया था, पहला क्या है कि ये रूल बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाती है? हमारे लिए रूल बनाती है। रूल बनाती है और हमें क्या करती है? सर्व करने का काम करती है। क्या करती है? सर्व करने का काम करती है। किससे? जो बंदा क्या कर रहे हो, अपने अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे हो, ठीक है। और जैसे कौन कर सकते हैं अपने अथॉरिटी का मिसयूज? जैसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर रहे हैं? समझो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप में क्या है, ऐसे टाइम पे क्या चाहिए होता है, हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है, जो कि क्या करता है, ऐसे लोगों को वहां से बेदखल करने का काम करता है। चलिए, समझ में आ गई है? दो लाइन है। वाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन? वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? हमें इसलिए चाहिए ताकि कोई भी बंदे को क्या कर सके, पॉलिटिकल लीडर्स को, अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको भगाने का काम किया जा सके। और कंट्री को डेमोक्रेसी इसलिए, कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए ताकि वो क्या कर सके, गवर्नमेंट को रन कर सके, गवर्नमेंट लोगों के लिए रूल्स बना सके, डिसिप्लिन में रख सके लोगों को। समझ में आ गया? ये दो पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो डोमिनेंट पीपल है, क्या करते हैं, जो डोमिनेंट पीपल है, ठीक है, उनके द्वारा कोई भी, मतलब उनके द्वारा कोई भी गलत काम ना हो। किसको लेकर? जो लेस डोमिनेंस है, मतलब जिनका पावर क्या हो, कम हो, लेस पावरफुल पीपल पे क्या हो, इनका डोमिनेंस ज़्यादा ना हो। इसी के लिए हमारी संविधान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स देख लेते हैं। इसके की फीचर्स क्या क्या होते हैं, समझ में आ गया? संविधान के की फीचर्स क्या क्या होते हैं? चलिए, की फीचर्स को बोलते हैं कि कुछ इसकी मुख्य विशेषता देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें कितने लोग बैठे थे, 300 पीपल्स बैठे थे, मतलब 300 लोगों का ग्रुप था, ठीक है। 300 लोगों ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठ के क्या किया था, संविधान बनाने का काम किया था, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया? यही लोगों ने बैठ के संविधान बनाने का काम किया था। कब की टाइमिंग है तो याद रखना कि 1946 में इन्होंने क्या की थी, पहली मीटिंग शुरू की थी, और 1949 तक जाते जाते, ये कम से कम 2 साल तक बनाने के बाद, ठीक है, 2 से 3 साल के बीच तक ये लोग क्या कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टाइम लगाए। और उसके बाद से एक हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। किसने तैयार किया? इंडिया के द्वारा तैयार किया गया, ठीक है, इन 300 मेंबर्स के द्वारा। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, ये लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे ना, संविधान को जब ये लोग लिख रहे थे, तो ये लोग ये ध्यान दे रहे थे कि भैया अलग अलग समुदाय जो अलग अलग कम्युनिटीज़ होती है, उनको ध्यान में रख के, अलग अलग लैंग्वेज के लोगों को ध्यान में रख के, अलग अलग धर्मों को ध्यान में रख के, अलग अलग कल्चर्स को ध्यान में रख के, इन सारी चीज़ों को, इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करने की कोशिश किया है, असेंबल करने की कोशिश किया है, ठीक है, लिखने की कोशिश की है, ठीक है। जिसके कारण से आज भी हमारा संविधान क्या है, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, तो इसमें जो ना, आपको बता दूं, एक ड्राफ्ट कमेटी बनी थी। क्या बनी थी? ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, ठीक है। तो ड्राफ्ट कमेटी जो बनी थी ना, इसके जो चेयरमैन थे, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन जो थे, ठीक है, उनका नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्या नाम था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। समझ में गया? और ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर जो चेयरमैन थे, वो B.R. अम्बेडकर थे, और इसके साथ 6 और लोग थे। समझ में आ गए? नेक्स्ट, आपको बता दूं, हमारे जो संविधान के जो जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। इस समय हमारे बनाए गए थे नॉन परमानेंट हेड। क्या बनाए गए थे? नॉन परमानेंट हेड। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था डॉक्टर, सॉरी सॉरी, उनका नाम क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, लिख दिया। क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर वो दोबारा हमारे जो, अच्छा, इनको जो बनाया गया था नॉन परमानेंट हेड, क्यों बनाया गया था? क्योंकि इनको बनाया गया था इसलिए क्योंकि ये बुजुर्ग थे, ठीक है, वो उस पूरे से असेंबली में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग ये थे थोड़े से, ठीक है। तो जिसके कारण से इनको क्या कर दिया गया, नॉन परमानेंट हेड बनाया गया। और ठीक है, 2 दिन बाद 11 दिसंबर को
अगली मीटिंग हुई जिसमें एक परमानेंट हेड चुना गया, परमानेंट हेड चुना गया, जिसका नाम क्या था, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आपको बता दूं कि टोटल कितनी मीटिंग्स हुई है। 2 मीटिंग्स तो आपको यहीं दिखा दिया। तो टोटल हमारी जो मीटिंग्स हुई है ये 166, ठीक है, 166 मीटिंग हुई है। और इसमें जो टोटल कह सकते हैं कि कितने सत्र हुए हैं, ठीक है, कितने सत्र हुए हैं समझ में गए? मतलब कितने सत्र हुए हैं, तो ये 11 सत्र हुए हैं। कितने सत्र हुए? 11 सत्र हुए हैं, ठीक है, जिसे सेमिनार भी कह सकते हो। चलिए, यहाँ तक दिक्कत। अच्छा, मैं बता दूँ कितना पैसा खर्च हुआ था, पैसा ही बता देता हूँ। तो लगभग ना 64 लाख खर्च हुए थे। चलिए, मैंने क्या बताया कि टोटल मीटिंग्स कितनी हुई है, मीटिंग्स कितनी हुई टोटल, तो 166। कितनी मीटिंग हुई है? 166। फिर मैंने आपको बताया कि पैसे कितने खर्च हुए। याद रखना कि अप्रॉक्स 64 लाख क्या हुए, खर्च हुए, मतलब 64 लाख रुपए खर्च हुए, ठीक है। 166 बैठकें हुई हैं। अच्छा, टाइम कितना लगा इसको बनने में? तो याद रखना कि ये बनना शुरू कब हो गया था, आपको पता है 6 दिसंबर से, और लास्ट ये 2 साल, 2 years, 11 महीने, 11 months, 18 days, 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। अच्छा, याद रखना ये बनकर कब तैयार हो गया था, ठीक है, ये रेडी कब हो गया था बन के, तो ये हो गया था 26 नवंबर 1949। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, इसको लागू कब किया गया था, इम्प्लीमेंट कब किया गया था, इम्प्लीमेंट किया कब किया था, तो ये इम्प्लीमेंट किया था 26 जनवरी 1950, ठीक है। और इसी दिन से हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। चलिए, समझ में आ गया यहाँ तक? मैंने क्या बोला, कितनी मीटिंग हुई है? 166। पैसे कितने खर्च हुए? 64 लाख रुपए। टाइम कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और बनकर कब, मतलब इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। क्लियर? और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। समझ में आ गया? चलिए, संविधान के मैंने आपको छोटा सा लेखा जोखा बता दिया। चलिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि हमारे जो चैप्टर का है उसमें एक वर्ड है फेडरलिज्म। क्या वर्ड है? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को हिंदी में कहते हैं संघवाद। क्या कहते हैं? संघवाद। समझ में आ गया? फेडरलिज्म को क्या कहते हैं? संघवाद। संघवाद के बारे में बात जानते हैं कि संघवाद का मतलब होता है क्या, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। कहते हैं कि यहाँ पे ना एक से अधिक स्तर की सरकारें होती है। क्या होती है? एक से अधिक स्तर की सरकार होती है, ठीक है। एक से अधिक स्तर की सरकार होती है, इसको बोल सकते हैं कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरलिज्म में क्या होता है, यहाँ से एक से अधिक लेवल की क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। समझ में आ गया? हमारे इंडिया में भी क्या है, एक से ज़्यादा तक क्या है, गवर्नमेंट के मतलब एक से अधिक लेवल की गवर्नमेंट है। जैसे आप कह सकते हो कि स्टेट लेवल है, सेंट्रल लेवल है, सेंट्रल लेवल है, वहीं आप कह सकते हो कि विलेज लेवल है, उसके बाद आप पंचायती लेवल भी कह सकते हो, पंचायती लेवल है, ठीक है। इतने टाइप के लेवल के क्या होती है, गवर्नमेंट होती है, कहाँ पे, फेडरलिज्म में, ठीक है। और यहाँ जितने भी लेवल्स हैं, मतलब हर लेवल में, प्रत्येक लेवल के जो होते हैं, जो लोग क्या कर रहे हैं, वर्क्स कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको पैसा कहाँ से मिलेगा, ठीक है, जो धन है वो इनको कहाँ से मिलेगा, ठीक है, इसी चीज़ पे निर्णय करती है क्या, फेडरलिज्म गवर्नमेंट। समझ में आ गया? और इन्हीं पे क्या करती है, वो काम करने, मतलब पैसा इनको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन्हीं चीज़ों पे क्या होता है, कानून वानून बनाया जाता है, ठीक है, और देख रेख किया जाता है। समझ में आ गया? यही क्या होती है, फेडरलिज्म गवर्नमेंट कहलाती है। इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए कि एक से अधिक स्तर की क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। मतलब क्या, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है। स्टेट लेवल हो गया, सेंट्रल लेवल हो गया, विलेज लेवल हो गया, पंचायती लेवल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी लोग स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, विलेज लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पे क्या करती है, फेडरलिज्म गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। समझ में आएगा? इन्हीं पे क्या करती है लोग, फेडरलिज्म गवर्नमेंट कानून बनाती है, और इन्हीं की मतलब कैसे पैसे इनको
मिले उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बातचीत करती है, ठीक है। यही फेडरलिज्म गवर्नमेंट के बारे में है, ठीक है। आइए मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है इसके बारे में समझिए कि कह रहे हैं हमारे जो इंडिया में ना, जो हमारे इंडिया में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट इलेक्टेड करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं ये लोग, ठीक है। किसको, रिप्रेजेंटेटिव को। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उनको क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर। और यही वो लोग क्या करते हैं, जो कि क्या करते हैं बताइए, वहाँ जाके हमारे लिए कानून वानून की बात करते हैं, मतलब अमेंडमेंट हो गया या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करना है, या हो सकता है कोई कानून बनाना है, नया बिल लाना है, ये इन्हीं लोगों का काम होता है, ठीक है। किनका, वे लोग जिनको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट करके यहाँ से भेजते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, इलेक्शन का याद रखिएगा, इलेक्शन कौन इसमें करेगा, तो इलेक्शन कोई भी कर सकता हो, ठीक है। कोई भी कर सकता हो, जरूरी नहीं है कि कैसा बंदा हो, ठीक है, क्लियर। हम्म, किस लेवल का है क्या नहीं है, बस मेनली उसको क्या होना चाहिए, 18+ होना चाहिए, ठीक है। या तो 18 का हो या 18 साल से ऊपर का हो। समझ में आ गया। वो सारे क्या करते हैं, इलेक्शन का काम करते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, वोट देने का काम करते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा, हमारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ना, हमारे 3 ऑर्गन है। कितने ऑर्गन है, 3 ऑर्गन है, ठीक है। आइए उसके बारे में समझते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कितने टाइप्स के ऑर्गन है, 3 टाइप्स ऑर्गन, ठीक है। याद रखिए, फर्स्ट कौन सा है, द लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव। सेकंड कौन सा है, द जुडिशरी, द जुडिशरी। थर्ड कौन सा है, द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। चलिए, लेजिस्लेटिव के बारे में समझिए कि लेजिस्लेटिव जो होते हैं ये वो लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, रेफर टू इलेक्टेड मेंबर, मतलब वो लोग जो क्या करते हैं, इलेक्शन मतलब चुन के जाते हैं, ठीक है, बाय द पीपल, बाय द पीपल। ये क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव में जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो है जुडिशरी, इसमें क्या होता है, रेफर रेफर टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, ठीक है, इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं, जो कानून तोड़ते हैं उनको फिर उनको बनाने का काम करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। मान लो किसी ने कानून तोड़ा है तो उसको क्या करते हैं, सुधारने का काम करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। केस सुनाने का काम करते हैं ये लोग, न्याय देने का काम करते हैं, वो क्या होते हैं, जुडिशरी में होते हैं। लेजिस्लेटिव होते हैं वो जो कानून बनाते हैं, कानून में सुधार करते हैं, कानून में संशोधन करते हैं, ठीक है, बातचीत करते हैं, हम लोगों की बात रखते हैं, नया बिल ला के रखते हैं, तो ये क्या होते हैं, लेजिस्लेचर होते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, ये वे लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कानून बना हुआ है उनको क्या करते हैं, रन कराने का काम करते हैं। इनका क्या ग्रुप होता है, ये क्या होते हैं, स्मॉलर ग्रुप में होते हैं। कैसा ग्रुप होता है, स्मॉलर ग्रुप होता है, ठीक है। समझ में आ गया। हु वन responsible to implementations of laws एंड रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब समझना कि क्या होते हैं, ये वे लोग होते हैं जिनकी संख्या क्या होती है, कम होती है, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि भैया इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि कैसे आप लोग को कानून को लोगों तक क्या करना है, इम्प्लीमेशन का तरीका बताना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग को क्या करना है, बताओ, उनको बताना है, उनको समझाना है, उनको जो नहीं मान रहे हैं उनको सजा दिलाने का काम करना है। ये क्या होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो आप नॉर्मली याद रखिए कि इसमें कौन होते हैं, एमपी एमएलए होते हैं। इसमें कौन आते हैं, आपके कोर्ट्स के जितने भी होते हैं, वकील होते हैं, जज होते हैं, ठीक है, इसमें आ जाते हैं। और ये एग्जीक्यूटिव में आपके पुलिस हो गए, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ये सारे एग्जीक्यूटिव में आ गए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए, ये आपके 3 ऑर्गन है, 3 ऑर्गन के बारे में आपको मैंने शॉर्ट से बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ जो हमारा मेन जो है संविधान का, उसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। क्या होता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझिए कि ये वे राइट्स हैं, ठीक है, ये वे राइट्स हैं जिसको क्या कर सकते हो आप,
मतलब एक पर्सनल बंदे को मिलता है, समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि पूरे ग्रुप को मिलता है, एक सिंगल बंदे की गारंटी दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उसको गारंटी देता है कि भैया ये राइट्स क्या आपको इंडिविजुअल मिला हुआ है, ठीक है? आगे मतलब आप अगर मान लो इसके राइट्स के खिलाफ अगर कोई भी आपके मतलब आपके राइट्स को कोई भी छीनने का काम करता है, तो आप सीधा कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है? मतलब राज्य के जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको क्या होता है, ये अधिकार देने की गारंटी देता है, कौन? हमारा संविधान, ठीक है? समझ में आ गया? साथ में क्या करता है हमारा जो संविधान होता है, वो मेजोरिटी जो लोग होते हैं, मेजोरिटी जो पीपल्स होते हैं ना, ठीक है, उन लोग को क्या करता है, मेजोरिटी पीपल के अगेंस्ट, ठीक है, मेजोरिटी पीपल्स के अगेंस्ट क्या करता है, ये प्रोटेस्ट करवाने का काम करता है, ठीक है, बाय द माइनॉरिटीज पीपल, माइनॉरिटीज पीपल मतलब समझना कि जो माइनॉरिटीज पीपल होते हैं, जो मतलब समझना जिनकी संख्या कम है, ठीक है, मान लो धर्म के नाम जिसके मान लो मुस्लिम लोग की संख्या कम है, सिखों की संख्या कम है, ठीक है, ईसाइयों की संख्या क्या है, तो ये लोग अगर मान लो कि हिंदू लोग क्या करते हैं, इन पे ज़्यादा अत्याचार करते हैं, तो ये माइनॉरिटीज़ के पास क्या है, फंडामेंटल राइट है कि वो अपने क्या कर सकते हैं, अपने केस दर्ज कर सकते हैं कि ये मेजोरिटी वाले हमें क्या कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उस हिसाब में क्या कर सकते हैं, बताओ सरकार उनको क्या करेगी, मदद करेगी। ये क्या होता है, हमारा फंडामेंटल राइट्स की सबसे बढ़िया चीज़ है, ठीक है? समझ में आ गया? तो आप किसी की राइट्स क्या कर सकते हैं, छीन नहीं सकते हो। ये कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, ठीक है? समझ में आ गया? अच्छा, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास कितने हैं, तो याद रखना कि हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है? कितने? 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पहले हमारे पास 7 थे, ठीक है, एक जो था प्रॉपर्टी ऑफ राइट, वो क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। समझ में आ गया? चलिए, फर्स्ट जो है राइट टू इक्वालिटी है, कौन सा? राइट टू इक्वालिटी। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, क्या? राइट टू फ्रीडम। थर्ड क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। समझ में आ गया? पहला क्या है, राइट टू फ्रीडम, और राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्स। नेक्स्ट क्या है? एक दो तीन बता दिया मैंने। नेक्स्ट है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन। उसके बाद क्या है? एक दो तीन चार, पांचवा कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। समझ में आ गया? पहला क्या, राइट टू इक्वालिटी जिसको बोलते हैं समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा क्या आपका, आप किसी भी धर्म को क्या करना, फ्रीडम मतलब पूरी आज़ादी से मानने का अधिकार, पांचवा क्या आपका, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन मतलब किसी भी सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्थान को क्या कर सकते हैं, आप वो प्राप्त कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार। उसके बाद क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब आप अपने संविधान में क्या कर सकते हैं, बदलाव बदलाव करवाने का क्या कर सकते हैं, प्रस्ताव रख सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जो आप ये तो इसका मतलब नॉर्मली होता है कि जैसे जो आपके 5 राइट्स मिले हैं, इन सब के खिलाफ आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ये रेमेडीज के थ्रू आप अपने मतलब राइट्स का क्या कर सकते हो, उपचार करा सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब इनके खिलाफ आप क्या कर सकते हो, केस दर्ज करा सकते हो। ये लास्ट वाला बताता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, एक पॉइंट है ह्यूमन राइट्स, ठीक है। कौन सा पॉइंट है? ह्यूमन राइट्स, ठीक है। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत हो तो। चलिए, हमने क्या पढ़ा कि अपने जितने भी हमारे राइट्स है उसके बारे में पढ़ा। अच्छा, ह्यूमन राइट्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में जान लीजिए। दो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता हूँ। पहला कि आप जितने भी आपके फंडामेंटल राइट है, क्या आपके जितने भी फंडामेंटल राइट है, उन सब का क्या कर सकता है कि आपको ये दावा दिला सकता है कि भैया आप किसी भी स्थिति हो, आप कोई भी स्थिति हो, आपकी राइट क्या हो जाएगी, छीनी नहीं जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? ये फंडामेंटल राइट आपकी छीनी नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मान लो कहीं जगह पे ये छीनी जाती है, जैसे इमरजेंसी का टाइम हो, क्या हो,
इमरजेंसी का टाइम हो, इस समय आपके सारे राइट्स को क्या कर लिया गया, छीन लिया जाएगा, बस 2 राइट्स को छोड़ के, समझ में आ गया, 20 और 21। क्लियर? तो इन सब पे टाइम पे आपके राइट्स को छीने जाएंगे, बाकी कहीं कभी भी नहीं छीना जाएगा। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि जब आपके राइट्स को क्या करा जाएगा, जैसे मान लो नॉर्मल डेज में अगर आपके राइट्स को कोई छीनता है तो आपके पास एक बहुत बड़ा रामबाण इलाज है कि आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा कि आप अगर किसी भी राइट्स को लेकर, मतलब कोई भी राइट्स को लेकर आपको दिक्कत होती है तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन याद रख, अगर समझिए कि आपको, आपके ऊपर कोई मर्डर केस हुआ है, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर मान लीजिए आपको कोई मारने की कोशिश किया, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर का कोई केस बनाया, आपने बनाया और आप चाहते हैं कि सीधा सुप्रीम कोर्ट जाए, तो आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है, समझ में गए। लेकिन वही अगर मान लीजिए कि आपके कोई राइट्स को छीना जा रहा है, ऐसे में बिल्कुल आप फ्रीली क्या जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे राइट्स हैं, इन राइट्स को हमें क्या करना है, बचा के रखना है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए, आपको तुरंत इसकी क्या मिलेगी, सुनवाई मिलेगी, ठीक है। क्या बताया मैंने कि आपके ह्यूमन राइट्स का जो ऑब्जेक्ट मैंने वो ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया कि भैया आपके जो 6 राइट्स हैं, अगर आपके 6 राइट्स में अगर कोई भी आपके राइट्स को क्या करता है, छीनता है, ठीक है, मतलब छीनने का मतलब ये है कि आपको राइट टू फ्रीडम में जीने नहीं दे रहा, मतलब आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको रोक टोक किया जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए आप राइट टू इक्वालिटी के थ्रू आप अपने राइट्स को क्या कर रहे हो, जीना चाह रहे हो, लेकिन आपकी क्या है कि आप मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, आप सोशल ग्रुप्स में शामिल होने की कोशिश कर रहे हो तो आपको नहीं जाने दिया जा रहा है, ठीक है। वैसा नहीं भैया आप किसी भी ग्रुप में मिल जाइएगा, ऐसा लगेगा कि जहाँ भी यहाँ यहाँ मेरे साथ गलत हो रहा है, वहाँ आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपके लिए क्या होगा, डायरेक्ट सुनवाई होगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया राइट्स होते हैं ह्यूमन राइट्स, ठीक है। आपको इसके फ़ायदे उठाने चाहिए, ठीक है। जहाँ भी दिक्कत हो आप सीधा कहाँ पहुँचिए, बताइए, ठीक है। कहाँ जाना है हमें, सीधा हमें जाना है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। समझ में, ये आर्टिकल कौन से में, तो आर्टिकल ये 15(1)(a) में, ठीक है, 51 ए में, ठीक है। समझ में कि कौन सा, डीपीएसपी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। समझ में आ गया। ये जो है ना, ये सेक्शन आपको क्या करता है, इंश्योर करता है कि ये जो ना हमारे जो बड़े लेवल पे क्या है, सामाजिक, इकोनॉमिकल और इन सब चीज़ों की क्या रिफॉर्म, मतलब सुधार के लिए क्या करता है, काम करता है। समझ में आ गया। कौन, डीपीएसपी, मतलब पॉलिटिकली सोशली, ठीक है, पॉलिटिकल और सोशली क्या करता है, ये ग्रेट रिफॉर्म का काम करता है, ठीक है। बहुत बड़े स्तर का क्या करता है, सुधार का काम करता है, ठीक है। जो इसमें ना जो जनता जो है, मतलब जो आम लोग है, ठीक है, इनकी गरीबी को कम करने का काम करता है और इनको मार्गदर्शन देने का काम करता है, ठीक है। तो मेनली इसको इंग्लिश में क्या करना है, रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द पीपल एंड द गाइड द पीपल। समझ में आ गया। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ क्या करता है कि लोगों की गरीबी को कम करने का काम करता है और दूसरी तरफ उसके मार्गदर्शन में क्या करता है, ये काम करते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट टॉपिक रह रहा है आपका सेकुलरिज्म। क्या ले रहा है, सेकुलरिज्म, ठीक है, सेकुलरिज्म रह रहा है, समझ में आया? चलिए, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी चीज है, इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट इज one in which the state the state does not officially promote, ठीक है। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सेकुलर स्टेट होता है ना, वो हम्म, कभी भी एक रिलीजियन को, a secular state is one in which the state does not officially promote any one religion, any one religion as the state religion। इसका मतलब समझिएगा कि जो सेकुलर स्टेट होता है कभी भी क्या करेगा, वो
स्टेट के रूप में ऑफिशियली प्रमोट नहीं करेगा किसी सिंगल रिलीजन को, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो देश हमेशा सेकुलरिज्म कहलाएगा। मतलब आप देखें तो आधिकारिक तौर पर, मतलब ऑफिशियल मतलब आधिकारिक तौर पर कभी भी वो किसी एक धर्म को कभी भी राज्य के स्तर के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दे सकता है, ठीक है, समझ में आ गया क्लियर। फिर से आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए कोई धर्म है, जैसे हिंदू धर्म है, ठीक है। अब हिंदू धर्म को क्या कर रहे हैं हम लोग कि इसको ना स्टेट लेवल पे, मतलब एक राज्य स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, इस क्या कर रहे हैं, हम राज्य स्तर तक इस हिंदू धर्म का क्या कर रहे हैं, फैलाव कर रहे हैं, प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और एक सिंगल धर्म बना रहे हैं कि हिंदुस्तान है तो भैया यहाँ हिंदू धर्म चलना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो मना करता है, बिल्कुल मना करता है कि आप किसी सिंगल धर्म को आप एक स्टेट लेवल तक के धर्म को नहीं बना सकते, समझा कि आप, मतलब उस सिंगल धर्म को आप राज्य धर्म में घोषित नहीं कर सकते हैं। ये हमारा देश क्या कहलाता है, सेकुलरिज्म कहलाता है, क्लियर। तो आप सेकुलरिज्म कंट्रीज के अंदर रहते हैं जिसके अंदर क्या होता है, हमारे सभी धर्म को समान मान्यता दी जाता है, हिंदू हो मुसलमान हो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, जिसमें नारा भी है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलकर रहें बाय बाय, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यहीं तक। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, समझ में आएगा, जिससे कि आप जो पढ़े हैं वो आगे तक लोगों को पहुँचे और वो लोग भी मेरी वीडियो का क्या कर सकते, फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए आज मैं कॉपी पे पढ़ा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद मैं ज़रूर बोर्ड वोर्ड पे पढ़ाऊँगा, तो फिर आपको फुल एन्जॉय आएगा पढ़ने में, समझ में आ गया। चलिए जब तक यहाँ पढ़ रहे हैं आप थोड़ा-सा इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कहीं भी कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिए, मैं उस वीडियो को दोबारा आपके लिए बना दूँगा। चलिए ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, फिर हम दोबारा कल किसी और टॉपिक, किसी और चैप्टर के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। इसमें इसमें ना एक टॉपिक रह रहा है, उसके बारे में थोड़ा सुन लीजिएगा। मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, अब फंडामेंटल ना एक ड्यूटीज़ होता है, क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो ड्यूटीज़ होती है जो कि ना हमें देश के प्रति प्रेम और देश के प्रति क्या है, जागरूकता दिखाती है, ठीक है, उसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। पहले हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी थी, 10 थी, ठीक है, जो कि आज के टाइम में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, 11 है। बस इतना ही इसके बारे में समझना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या करती है, हमारे वतन के साथ कितना हम जुड़े हुए हैं, कितने जागरूक हैं, ठीक है, कितना प्रेम है, यही सब दिखाता है फंडामेंटल ड्यूटी, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर।